हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 21 है। इससे पहले मैंने 20 पार्ट्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। और मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आर्टिकल बताती हूँ। तो कुछ आर्टिकल नहीं, मैं सीरियल वाइज आर्टिकल बता रही हूँ। क्लास 1 से ही मैं आर्टिकल बता रही हूँ, ताकि ऐसे ही आपके टोटल 395 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाए। हर दिन क्लास में 5 से 6 आर्टिकल मैं बताती हूँ, तो वो धीरे धीरे करके आर्टिकल याद हो जाए। तो अभी तक मैंने अधीनस्थ न्यायालय तक के आर्टिकल 237 तक बता दी थी। आज मैं 238 वो निरस्त हो चुका, तो बताने का कोई मतलब नहीं है। अब 239 से संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल है। तो देखो 239 क्या बोलता है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 239 क, ठीक है, उसमें क है, उसमें कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए अधीनस्थ मंत्रिमंडल या मंत्रि परिषदों या दोनों का सृजन। फिर है 29 क है, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, यानी 339 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताता है। और 339 ख बताता है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, मतलब संघ राज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पे। फिर है 329, फिर है 40 बोलता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 बताता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो 239 से लेके 42 तक, 42 तो निरस्त हो चुका था, तो 241 तक आपको संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध है। उसमें मेन आर्टिकल आपका वो है 239 का, जिसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। और अगले क्लास में मैं पंचायत से रिलेटेड एमसीक्यू पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसके आर्टिकल्स पूछे ही जाते हैं, और इसको तो आपको लर्न करना ही, एनी हाउ इन एनी केस आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम फिर अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं अपना 25 क्वेश्चन। ये 2000 यूजीसी नेट 2020 का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट सेकंड का है ये क्वेश्चन। और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन मेरे पार्ट में, इससे पहले के पार्ट में दिया गया है। आप प्लीज़ एक बार सारा वीडियो इसका देख लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चन 26 स्टार्ट करते हैं। तो 26 बोलता है, क्या बोलता है 26 है निम्नलिखित मौलिक। और फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से मेरे चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 क्या बोलता है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, मतलब वो विदेशी हो या इंडिया के नागरिक हो, मतलब सबको प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन सी न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक प्रमुख कारक है। तो सुधार का प्रमुख कारक है जनहित याचिका। ऑप्शन क्या क्या मैं बता देती हूँ। न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति, प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, और जनहित याचिका। तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के लिए के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति जो किसकी सहायता, मंत्रिमंडल की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 74। तो मैं जो क्लास के स्टार्ट में इसीलिए आपको आर्टिकल बता रही हूँ कि एक दिन में तो किसी को आर्टिकल याद नहीं होता, और धीरे धीरे आपको इतनी आसानी से आर्टिकल याद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मेरे जो ये सीरीज़ है इसको 2 से 3 बार आप सुनिए। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये सीरीज़ कर लो, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लगा के देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और अब तो टीजीटी पीजीटी होने ही वाला है। अब तो ये अगर आप यूपी के हैं तो अगर आपने वो भरा है तो वो अब जून या तो जुलाई फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। तो आपको इसलिए अच्छे से तैयारी अब तो कर लेनी चाहिए। और प्लीज़, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि सिस्टमेटिक वे में आपकी तैयारी हो जाए। और मैं पॉलिटिकल थ्योरी जो सबको बहुत टफ लगता है, खासकर पॉलिटिकल स्टूडेंट को पॉलिटिकल थ्योरी, और जबकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या, पॉलिटिकल साइंस का बेस है, क्योंकि अगर उसको आप समझ लोगे थ्योरेटिकल पार्ट को तो आपको ये सब्जेक्ट समझ में ज़्यादा। देखो आईआर क्या है, आईआर तो फैक्ट बेस भी है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस भी है, तो वो भी मैं कराऊंगी। अभी मेरे चैनल पे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आप देख सकते हो। और पॉलिटिकल थ्योरी की तो काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ले चुकी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाना। अब है ये क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामाजिक क्रिया, ठीक है, तो देखो वे सूक्ष्म क्रिया समूह है, वे शहरी अभिकरण की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करती है। क्या सामाजिक, कौन सी नहीं है बोल रहा, ठीक है, नहीं चुनना है हमें। ये सब हमेशा क्वेश्चन में इस पार्ट को हमेशा याद रखना, नहीं तो ऐसे सिली मिस्टेक होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वे शहरी अभिकरण की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, वे गरीबों और दलितों हेतु कार्य करते हैं, वे मानव पशु और पर्यावरण सुरक्षा की चिंता करते हैं। तो ऑप्शन बी ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। ये नहीं पूछ रहा ना, तो ये नहीं होगा। अब देखो चिपको आंदोलन 73 में हुआ था, और बचपन बचाओ आंदोलन ये लिख लो 1980 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 85 में। इसके भी कालक्रमानुसार इसके नेता से, इससे संबंधित नेता, ये सब के बारे में भी क्वेश्चन आता ही आता है। 13वीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत था, तो इसको एलिमिनेट कर। 13वीं पंचवर्षीय योजना तो हमारे यहाँ भी बनी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो बंद हो गई, ठीक है। योजना आयोग खत्म हो गया, फिर हमारे ये नीति आयोग का गठन हो गया, तो अब वो क्वेश्चन फिर डिलीट कर दिया गया था। स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में कौन सा जन आंदोलन हुआ। देखो संथाल, बिरसा और कोल ये तीनों स्वतंत्रता से पहले हुए हैं। बोडो आंदोलन जो है स्वतंत्रता के बाद हुआ है। देखो 2 मार्च 1987 को बोडोलैंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को जोर आंदोलन छोड़ा गया। इस दौरान उग्र संगठन बोडो सिक्योरिटी फोर्स के संगठन के बाद आंदोलन हिंसक हो उठा। यह संगठन आगे चलकर 1974 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड बन गया। संथाल ये सब तो पहले हुआ था। संथाल कब हुआ था, 55 और 56 में हुआ था। और ये बिरसा मुंडा 1899 से 90 नेतृत्व में हुआ था। और फिर कोल विद्रोह में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला भारत का पहला श्रम आंदोलन, तो श्रम आंदोलन पहला 1875 में हुआ था। भारत में श्रमिक वर्ग कार्यकलापों की अवधि के 4 चरणों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्रथम चरण इतना, द्वितीय चरण, ठीक है, पहला चरण 1850, द्वितीय चरण 1890, तृतीय चरण 1918 से 1947। तो इसके 75 दिया हुआ, तो यही होगा, ठीक है। 90 है तो सेकंड चरण हो गया, 90 से सेकंड चरण हो गया, और ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड चरण ही हो गया, ठीक है। अगला चलो देखो 1874 में बंगाल में भारत श्रमिक जीवी नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशन शुरू हुआ। बीबी बार्डिया ने भारत में आधुनिक श्रम संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की। कब की थी, 1918 में। तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चन पूछ दे, इनके बारे में पूछ दे, ये संगठन कब बना था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग को जाना जाता है, तो अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित कौन आदेश चर्चित प्रणाली द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत देखो जो निर्विवाद रूप से स्वीकार को हो, मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार हो, उसी को ही उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। उसमें क्या क्या 4 परिस्थितियां हैं। अधीनस्थ आदेश को पूर्ण रूपेण समझता हो, आदेश संगठन के हित में हो, आदेश अधीनस्थों के हित में हो,
आदेश के पालन में अधीनस्थ मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो। ये है कोटेशन है। दंड कोई युद्ध नहीं, बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मेरी पार्कर पॉलेट का है। अगला है, पैट्रिक डॉनलेवी ने नव लोक प्रबंध एनपीएम के कौन से 3 घटक गिनाए थे? तो उन्होंने 3 घटक विसमुच, प्रतियोगिता और प्रोत्साहन। तो इनका नाम लिख के अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर हायर में आपको मिलेगा। टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो इनके 3 तत्व हैं। पैट्रिक डोनाल्ड, देखो पैट्रिक डैनलेवी ने नव लोक प्रबंध के 3 प्रमुख घटक गिनाए थे, जो है हम पढ़ चुके हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाओं के नए सार्वजनिक प्रबंध की स्थापना भेदभाव, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन जैसे विषयों पर आधारित होती है। हालांकि इसके प्रभाव का आकलन अभी भी जारी है, क्योंकि एनपीएम ने मौलिक रूप से संस्थागत और नीतिगत जटिलता को बढ़ावा देती है। अब ये क्वेश्चन है, भारत सरकार ने थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो मार्च 1954 में की थी। अगला, निम्नलिखित समितियों में से किसे सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? तो ये सतीश चंद्र समिति को नियुक्त किया गया। संथानम समिति भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। अशोक मेहता और एलवी सिंघवी दोनों पंचायत से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से लोक प्रशासन निवारण तंत्र है? तो देखो, सूचना का प्रशासनिक सुधार आयोग, संसाधन का प्रबंध, शिक्षा का अधिकार नहीं। तो सूचना का अधिकार जो है, जो हम सूचना का अधिकार हमें मिला है 1905 में से, तो वो हमारे इसके लिए है, ठीक है, किसके लिए है? लोक शिकायत निवारण तंत्र है। ये तो आप समझिए। अगला क्वेश्चन, भारत में गठित 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 1943 में तो ये थे सर जोसेफ भोरे। सर जोसेफ भोरे थे उस समय। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्तर आधुनिक चिंतक है? तो ये ए और सी है, माइकल फूको और लियोटार्ड, ज्यू फ्रैंकाइस लियोटार्ड। ये लेवी जॉन रॉल्स तो नहीं है, ये आपको पता ही होगा। लेवी स्ट्रॉस भी नहीं है। अगला है, सतही परिस्थिति में वैज्ञानिक किसमें विश्वास करते हैं? तो वैज्ञानिक विश्वास करते हैं लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि और फिर सतत विकास। विकास विरोध क्यों करेंगे? पर्यावरण केंद्रित नहीं होता, ये सतत विकास। और ये ए और सी। 43 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? तो ये एक तो कार्ल पॉपर बोलते हैं और एक आपको हन्ना अरेंट बोलते हैं, ठीक है, ए और सी। अगला, निम्नलिखित कौन पुस्तक कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई? तो पहले ये जान लो कौन सी लिखी गई। तो देखो, बी और डी नहीं लिखी गई, तो बुक्स ऑफ चेंजेस लिखी गई, और बुक्स ऑफ ये बुक्स ऑफ सॉन्ग, बुक ऑफ चेंज और बुक ऑफ सॉन्ग लिखी गई। बुक्स ऑफ एनिमल्स और बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर नहीं लिखी गई। जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते हैं? तो अंतर सिद्धांत और समतावादी, ए और सी। गांधी की स्वदेशी अवधारणा निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ता है, किस पे प्रभाव पड़ता है? तो उनका उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति एवं को समझना, और है रस्किन की अंडू द लस्ट पे भी उनका काफी प्रभाव रहा। जैन जैन सबसे पहले तो इस पे ये देखो, इसको एलिमिनेट कर लो, बाकी ये तीनों हो जाएगा। जैन सत्य और जैन धर्म की समझ पर बल, ये जैन धर्म से उनसे कोई रिलेटेड नहीं था, वो उससे उनका कोई संबंध नहीं था। तो ए बी सी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही देखो क्या, और आपको ये तो पता था जॉन, चलो ये दोनों, चलो ये तो फिर भी पता, ये चलो ये नहीं, फिर भी ये पंचायत, ये लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ थी, क्योंकि वो पंचायत राज के वो थे, ग्रामीण स्तर से वो चाहते थे, शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते थे। तो ये भी, तो ये तीनों तो आपको पता ही, ये रस्किन का अंटू द लस्ट तो उनका प्रभाव था ही।
अगला है नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है। तो वो उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, बाकी ये तीनों था। पहले क्या, सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास था, स्व निर्धारण का अधिकार था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संसदीय। तो बी सी डी बी सी डी बी सी डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है पूछ रहा, ठीक है। तो आपको पता होगा उन्होंने प्रिजन डायरी लिखी थी। तो पहला देखो, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। डी नहीं होगा, डी में क्या, उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीय और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित था, ऐसा नहीं था। तो क्या क्या था उनका, लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश और उनकी संपूर्ण क्रांति का निर्देशक शक्ति थी। इसने भ्रष्टाचार के भार सत्ता इत्यादि में बिखरते भारतीय राज व्यवस्था को ढूंढा जा सकता था। और ऑप्शन ए बी सी इसका राइट आंसर है। एक बार इनकी जो ये है शब्द क्रांति वाला जो पार्ट है वो आप एक बार पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार मैं ही बता दूं फिर। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी के सरकार के अस्वीकार नीति के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। इसे प्रिजन डायरी, प्रिजन नोटबुक किसकी है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। 1976 में नामक उनकी पुस्तक संपूर्ण क्रांति, उनकी टिप्पणी ढूंढा जा सकता है। संपूर्ण क्रांति के तहत 7 आयामों को सम्मिलित किया जा सकता है। क्या क्या है, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति और नैतिक अथवा आध्यात्मिक। नारायण जी के संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का उद्देश्य विद्यमान विकृत व्यवस्था को समाप्त करना तथा लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति के शक्ति निर्देश शक्ति थी। 49 क्वेश्चन है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण कौन कौन सा है, तो स्वभावतः अनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, इसमें राजनीतिक यथार्थ और वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ए बी सी इज द राइट आंसर। और डी नहीं होगा तो डी, इसमें दर्शन, तो दर्शन नहीं होगा, व्यवहारिक है तो दर्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिका देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो कौन कौन सी, तो वैध कार्य, सुरक्षा बल और न्यायिक कार्य। ये प्रशासनिक विहंगम नहीं किए थे, तो आप इनको भी लिख के इनका कार्य लिख लेना, फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं 25 क्वेश्चन करा दी, अगले क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन फिर टॉपिक वाइज मैं लेके आऊँगी। और हाँ, मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसको भी देख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।